सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। भाई आज तो बुधवार है जी। और हम तो 3 बजे की भाई हुआ और हम हाजिर हो गए सखियों से हमारी सारी इंतजार करती हैं और सखा भी। बिल्कुल। और हमारे श्रोता इस बात से बड़े खुश हैं कि हमने पुरुषों की भी जो भागीदारी इसमें रखी है वो उन्हें बड़ी आह्लादित कर रही है, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई हम चोरी चोरी सुनते हैं लेकिन अब हम खुश होकर सुनते हैं, क्योंकि जब से ये हो गया है कि हाँ, जाहिर है कि जब हम ये बात करते हैं कि गृहस्थी की जो है ना गाड़ी 2 पहियों पर चलती है और उसमें हमारे सखा लोग और बंधु भाइयों का भी बड़ा योगदान है, तो जाहिर है कि जब भी हम कोई बात करते हैं तो उनकी भी भागीदारी तो होती है ना। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए भागीदारी। हाँ। और वो बहुत चाव से सुनते हैं हम लोगों का प्रोग्राम, तो अच्छा भी लगता है ये जान करके। बिल्कुल। और जो बहुत सारी और भी चीजें हैं, अगर अपनी बहनों की बात करें, सखियों की बात करें, तो कुछ भी उनकी जरूरत है तो जाहिर है कि हमारे भाइयों को भी सुनना उतना ही जरूरी है, क्योंकि जिम्मेदारी तो उन्हें ही निभानी है। और रेणु जी, हमारी जो सखियां हैं उनको भी हमारे इस मंच पे आकर के फेसबुक पर जो है हमने पोस्ट करते हैं हम लोग सखी सहेली का कार्यक्रम, तो इसके बाद वो भी आकर के यहाँ पर सुने, देखें, कमेंट करें, तो और भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल करती ही हैं। जब जिम्मेदारी की बात आती है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम बता दें कि आज कार्यक्रम में हम क्या-क्या बताएंगे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। और वहीं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मदिन है, तो वो भी हम मनाएंगे ही मनाएंगे। जी बिल्कुल। और जानकारी की जब बात आती है तो वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बारे में थोड़ा सा हम परिचय देंगे। और एक खास दिन है कि गीत मंजरी हम लेकर आएंगे ना। जी बिल्कुल। तो गीत मंजरी में आज का विषय है हवा। तो उससे जुड़े हुए गीत सुनेंगे। तो शुरू की जो बात है कि सांकेतिक भाषा, वैसे तो कहते हैं कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे ऐसे दिव्यांग भाई बंधु हैं जिनके लिए इस खास भाषा का इजाद किया गया। और वैसे भी जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो अलग-अलग दिन को निर्धारित करती है कि आज ये विश्व योग दिवस है, विश्व साक्षरता दिवस है। वैसे ही 23 सितंबर यानी आज के दिन को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, जो कि तय हुआ 2018 को। और इस तरह से ये मनाया जाने लगा। और ये खास तौर से उनके लिए है जो लोग सुन या बोल नहीं पाते, या ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए जिनके लिए सांकेतिक भाषा बहुत महत्व रखती है। उनके हाथ, चेहरे और शरीर के हाव भाव से वो बातचीत करते हैं। और ऐसे प्रयासों के द्वारा वे इस शारीरिक कमी से जो ग्रस्त होते हैं, उन्हें जब सांकेतिक भाषा के माध्यम से पढ़ाया सिखाया जाता है तो वो बहुत कुछ समझ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और सभी भाषाओं की तरह इस भाषा को भी समान स्तर और महत्व दिया गया है। हाँ, बढ़ने के लिए जाहिर है कि हमें एक दूसरे की बात को समझना समझाना बहुत जरूरी है। हम समझेंगे तभी तो सीखेंगे। और जब महत्व की बात आई कि इसको अन्य भाषा की तरफ महत्व दिया गया है, तो जाहिर है कि फिर इसके लिए स्कूल खुले। और हमारे देश में करीब 800 स्कूल हैं जहां सांकेतिक भाषा के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। बाकायदा उसमें परीक्षा होती है और उन्नति प्राप्त करते हैं बच्चे। सन 2018 में पहला शब्दकोश भी प्रकाशित हुआ और इसमें सांकेतिक भाषा अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी किया गया। इसके माध्यम से पढ़ाने में जहां आसानी हुई, वहीं बच्चों को भी जाहिर है कि सुविधा भी हुई और उनकी रुचि भी बढ़ने लगी। जी, और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही होनहार होते हैं। बस उनको अगर आप एक बार समझा दीजिए और तो वो बहुत जल्दी आपकी बात को समझते हैं और उस कार्य को करने लग जाते हैं। और ऐसे बच्चों को आप कोई ना कोई हुनर भी सिखाइए, तरह-तरह की चीज़ें हैं उनको बनाना सिखाइए, क्राफ्ट की चीज़ें हैं वो सब सिखाइए। और देखिए उनकी जो और ये भी देखिए कि उस बच्चे के अंदर क्या रुचि है, किस तरह की चीज़ को जल्दी सीखना चाहता है। तो अक्सर हमने देखा है कि वे आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान आपकी ओर होता है कि आप क्या कह रही हैं। बिल्कुल। और जाहिर है कि जो कह रही हो ना कि मंजरी की बहुत हुनरमंद होते हैं, क्योंकि वो फालतू की चीजें नहीं सुनते हैं, ना उसको देखते हैं, ना समझते हैं, क्योंकि और उनकी जो सारी मेधा है, सारी जो क्षमता है, वो चाहते हैं उसमें लगती है। तो अनावश्यक रूप से जो हम लोग कहते हैं ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, वो सारी चीजों से वो वंचित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये अच्छी बात भी होती है और जाहिर है कि उनके में ऊर्जा और शक्ति ज्यादा होती है। और ऐसे बच्चे रेणु जी हमने देखा है कि वो बहुत रचनात्मक होते हैं। कोई भी चीज देखेंगे फटाक से वो बनाने लग जाते हैं। तो ऐसे परिवार में देखा है ऐसा, तो हमने तो वो बच्चे बहुत अच्छे-अच्छे चीजें सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो आवश्यकता ये है कि हम किस तरह से उनके साथ
चले जी। और उनको ये एहसास न दिलाएं कि उनके में कुछ कमी है, बल्कि ऐसा महसूस कराएं उन्हें कि वो भी एक सामान्य जीव हैं और जी। सामान्य तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, बल्कि कहीं न कहीं उनके में ज़्यादा कुछ है। तो अगर मौका मिले तो ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करें और ये विश्व सांकेतिक भाषा दिवस का ये खास महत्व है कि जी। हम उसके महत्व को समझें। और अब ज़ाहिर है कि अब गीत एक सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे जी। रामधारी सिंह दिनकर जी की क्या ओजपूर्ण रचनाएं हैं। जी। वहीं आज दुर्गा देवी जी का भी जन्मदिन, जन्मदिन तो नहीं है, हाँ उनके बारे उनके में हम बारे में बातें हम जरूर बात करेंगे। जी। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या? मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या? रंग बिरंगी इस दुनिया का रूप है क्या? वो क्या है? एक पर्वत है, उस पर्वत पे एक बादल है। ये बादल कैसा होता है? तेरे आंचल जैसा होता है। वो क्या है? एक पर्वत है। मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का, मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का। झूम के मौसम आया है रंग रलियों का। वो क्या है? एक बगिया है, उस बगिया में कई भंवरे हैं। भंवरे क्या जोगी होते हैं? नहीं दिल के रोगी होते हैं। वो क्या है? एक बगिया है। ऐसे भी अनजान नहीं मैं अब सजना, बिन देखे मुझको दिखता है सब सजना। अच्छा वो क्या है? वो सागर है, उस सागर में एक नैया है। अरे तूने कैसे नाम लिया? मन से आँखों का काम लिया। वो क्या है? वो सागर है। दो में से क्या चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। जी हाँ, आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मदिन है। 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में आपका जन्म हुआ और हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार हैं। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में आप प्रसिद्ध हुए। जी।
और जियो जियो ए हिंदुस्तान, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छाह सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो जय हिंदुस्तान। भाई हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी फेसबुक के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं लिखकर भेजी हैं। वहीं कुछ पंक्ति जो हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद है उन्होंने लिखकर भेजा है। अर्पित कर रहे हैं, समर शेष है उस स्वराज को, समर शेष है उस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं, कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे अगर तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। तो इस तरीके से दिनकर जी ने स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद भी जिस तरह से उन्होंने रचनाएं की उन्हें राष्ट्र कवि कहा गया। जहां एक और उनकी लेखनी से कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार गूंजती थी, तो वहीं दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की झलक देखने को मिलती थी। उनके द्वारा रचित कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में इस तरह की दोनों भाव मिलते हैं। दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में बीए किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू भाषा का भी गहन अध्ययन किया और बीए करने के बाद वो अध्यापन का कार्य करने लगे। जी, और 1934 से लेकर 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया उन्होंने। और बाद में भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर भी आपने कार्य किया और बाद में भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। और उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी, जिसमें रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा महान रचनाओं में से है। उर्वशी को छोड़कर उनकी अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। भूषण कवि के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। भाई जाहिर है उन्होंने वो लिखा है कि क्या कहा जाए, जब भी पढ़ो तो रोमांच हो जाता है। जैसे कि उनकी कुछ पंक्तियां याद आती हैं। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग, क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य, सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि ब्रह्म, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि कोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। जब सब जन्म मुझी में पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले, तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है, तो इस तरीके की बहुत ही खूबसूरत लिखी हैं आपने। जी, और ज्ञान पीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी है, जो कि मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों से जुड़ी है। उनकी अन्य रचनाएं हैं
बारदोली विजय संदेश, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती और गद्य में है मिट्टी की ओर। संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका आदि है और उन्हें बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया काशी गया। नागरी प्रचारिणी सभा उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा भी सम्मान में किया गया उनका कुरुक्षेत्र की रचना के लिए। वहीं संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें सन 1959 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें सन 1959 में ही पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो भाई इतनी मतलब उच्च स्तर जी। की जब हम रचनाओं की बात करते हैं तो बाद में उनको और भी बहुत सारे सम्मान मिले, पद मिले, जी। जैसे कि 1952 में राज्यसभा के लिए चुने गए और 3 बार लगातार सदस्य रहे। जी। और 24 अप्रैल सन 1974 में वे इस दुनिया से सदा के लिए चले गए। वे ऐसे कवि हैं जिन्हें आज भी हम सब याद करते हैं और सन 1999 में उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया। तो भाई ये विविध तरीके से जो उन्होंने रचनाएं की, द्वंद्वात्मक व्यक्तित्व, क्रांतिकारी और विरोधी स्वर के कवि, राष्ट्र कवि जो थे, सत्ता के नजदीक रहने वाले व्यक्ति के रूप में या जनमानस के रूप में हम उन्हें याद करें, या इन सभी रूपों में दिनकर जी कहीं ना कहीं अपनी कविताओं और अपने सामाजिक कार्यों के लिए याद किए जी। जाते हैं और याद किए जाते रहेंगे। जी, और जब भी ऐसी रचनाएं पढ़ते हैं तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। आह्लादित हो जाता है। जी। घूट चांदनी सी है हमने, बात ऊपर की है हमने, अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर। कैसे इसका कर्ज चुकाए, मांग के अपनी मौत के हाथों। कैसे इसका कर्ज चुकाए, मांग के अपनी मौत के हाथों। उम्र की चोरी सी है हमने, बात ऊपर की है हमने, अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर। अपना इसमें कुछ भी नहीं है, अपना इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। द्रोह अज़ल से, द्रोह अज़ल से उसकी अमानत, उसको वही तो दी है हमने। बात ऊपर की है हमने, अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर। जब इतनी वीर रस की कविताओं की बात हो, रचनाओं की बात हो, जी। तो हमारा इतिहास बहुत समृद्ध है ना जी। मंजरी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीरांगनाएं हुई जिनके बारे में हम अक्सर बात करते हैं जब अंग्रेजों के शासनकाल में उन्होंने इस तरह से मोर्चा संभाला। लेकिन उससे भी पहले अगर हम जी। बात करें तो हमारी जो वीरांगनाएं हैं वो बहुत पहले से हुई हैं और हम सन 1500 की बात करना चाहते हैं आज। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थी और बांदा जिले के कालिंजर किले में 5 अक्टूबर सन 1524 को दुर्गावती जी का दुर्गाष्टमी के दिन दुर्गावती जी। जी का जन्म हुआ और राजा ने अपनी पुत्री का नाम, जाहिर है दुर्गाष्टमी के दिन हुआ तो दुर्गावती नाम जी। रख दिया। और कहते हैं कि जैसा नाम उसी के अनुरूप ही वो तेज, साहसी, शौर्यवान और बहुत खूबसूरत थी और उनकी ख्याति धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। बचपन से ही उन्हें वीरतापूर्ण और साहस से भरी कहानियां सुनना और पढ़ना पसंद था।
और जब ऐसी महिलाओं की बात, वीरांगनाओं की बात सुनते हैं तो लगता है कि वो वास्तव में कैसी होंगी, है ना? और मतलब उनकी एक कल्पना बन जाती है उनकी जी। वीरता के बारे में। और उनके पिता ने उन्हें घुड़सवारी, तीर तलवारबाजी और बंदूक का अभ्यास भी करवाया। उन्हें भली प्रकार से इन सब कलाओं में प्रशिक्षण दिया गया और अक्सर वे पिताजी के साथ शिकार खेलने जाया करती थी। और उनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह मंडावी ने अपने पुत्र दलपत शाह मंडावी से उनका विवाह करा के उन्हें अपनी पुत्रवधू स्वीकार किया। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है, तो 4 वर्ष बाद ही उनके पति का निधन हो गया और उनके पुत्र नारायण उस वक्त महज 3 वर्ष का था। तो जाहिर है कि फिर उन्होंने खुद ही गढ़मंडला के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और निर्भीकता से उस कार्यों के प्रति समर्पित हो गई और उन्होंने अपने मतलब बहुत सारे जी। मठ, कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं और ये सब बनवाया और इस तरह से मतलब कह सकते हैं ना कि पूरे अच्छी तरीके से उन्होंने पूरा शासन प्रशासन संभाल लिया। और उनके शासनकाल में राज्य की बहुत उन्नति हुई। उनके राज्य गोंडवाना, जिसका केंद्र जबलपुर था, उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल और अपने नाम पर रानी ताल और अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। और रानी दुर्गावती के राज्य पर मालवा के शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, लेकिन हर बार वो पराजित हो गया। वहीं मुगल शासक अकबर गोंडवाना को जीतकर रानी दुर्गावती को अपने हरम में ले जाना चाहते थे। यहाँ तक कि अकबर ने रानी के प्रिय हाथी सरमन और विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भी मांगा, लेकिन रानी ने उनकी मांग ठुकरा दी और इस पर अकबर ने आसफ खां को राज्य पर हमले के लिए भेज दिया। एक बार तो उसे पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन हार से बौखलाया आसफ खां ने क्या किया कि जाहिर है कि जब जी। हार जाता है तो आदमी दुगनी ताकत से लड़ता है और फिर जब दोबारा उसने आक्रमण किया तो रानी दुर्गावती जी के पास सेना थोड़ी कम थी। तब रानी ने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया और स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए। उधर रानी को भी बहुत क्षति हुई थी और 24 जून सन 1564 को मुगल सेना ने वापस हमला कर दिया। रानी के लिए मुकाबला करना संभव नहीं था और उन्होंने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया। रानी के कई तीर लगे और वे बुरी तरह घायल हो चुकी थी। तब रानी समझ गई कि अब उनका बचना मुश्किल है, तो उन्होंने अपने वजीर से कहा कि तुम अपनी तलवार से मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दो। लेकिन वजीर जो था, चूंकि वही होता है कि इतने दिन साथ जी। में रहते हैं और तकलीफ होती है, तो वो ऐसा नहीं कर सके। लेकिन रानी दुर्गावती इतनी निडर थी और इतनी साहसी थी कि उन्होंने सोचा कि दुश्मन के हाथ में लगने से बेहतर है कि हम स्वयं अपनी जान न्यौछावर कर दें और उन्होंने अपना खुद ये काम किया। आप समझ गए होंगे श्रोताओं जी। कि उन्होंने अपना तलवार से खुद अपना सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। इतना आसान नहीं होता ये सब करना, और बस सुनकर हम कह सकते हैं और जी। महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी वीरांगनाओं को शत शत नमन है जी। हम सभी का। और जाहिर है कि हम अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी तरह से कार्य कर सकें और एक कर्तव्यनिष्ठ होकर रहें, यही सबसे बड़ी जी। श्रद्धांजलि होगी।
जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो वाकई ऐसे लहराती हैं आसपास कि जैसे लगता है कोई गीत गुनगुना रहा है, कान में जी। कोई फुसफुसा रहा है, कुछ कहना चाहता है। मन में कुछ ऐसी तरंगें उठने लगती हैं कि बस कुछ गीत ऐसे होते हैं और कुछ हवाएं भी जब ऐसी होती हैं, जब चलती हैं तो पैर भी थिरकने लगते हैं। तो कुछ हवाएं हम कह सकते हैं कि हम देख नहीं पाते, लेकिन महसूस इस जी। हद तक करते हैं कि बस लगता है कि पूरे हमारे शरीर में बस गई हैं। बिल्कुल। और जो हवा है वो हमारे लिए प्राण वायु बनकर हमें जीवन देती है। हवा का ज़िक्र होते ही ताज़गी का एहसास होता है और वो इतनी अल्हड़ मस्त शोक चंचल सी होती है कि पल में कहीं भी हो आती हैं, लेकिन वो इतनी विशाल है कि सब जगह मौजूद रहती हैं। जी हाँ, इसका एहसास हमें हर वक़्त होता रहता है। और अगर हम जैसे कि हवा की बात करें और ठंडी हवाएँ बल खा के गाएँ, जी। लहराएँ, तो ये तो इनकी कुछ अदाएँ हैं। लेकिन अगर हम शब्दों की बात करें तो इनके नाम न जाने कितने हैं। जी। जहाँ हम इन्हें पवन कहते हैं, वहीं समीर कहते हैं, वहीं वायु कहते हैं, वहीं जब बयार चलती है तो पूछिए मत क्या-क्या नहीं हो जाता। अनिल, पवमान, प्रभंजन, मारुत, वात, प्रकंपन, वाति, समीरण, स्पर्शन, प्रवात, चलन, वातावरण, प्रभाव, ये सारी चीज़ें जो हैं कि एक तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हवा या वायु के ही पर्यायवाची हैं। जी। और हवा के इतने सारे नाम हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुन कर के कि हुँ। हवा जो है वो अपने कितने सारे नामों के साथ हमारे आस-पास आती रहती है। जी। और वो कोई भी हो, चराचर जीव हो या हुँ। अचल जीव हो जो अपने स्थान पर है, जैसे पेड़, पौधे, वृक्ष, ये सब वायु के द्वारा ही साँस लेते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि पेड़ों में भी प्राण होते हैं, वे भी श्वसन क्रिया करते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जी और हाँ। मनुष्य जो है, हम लोग जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जी हाँ, तो ये जीवन रक्षक जो हवाएँ हैं, वो हमें वृक्षों से मिलती हैं, तो वृक्षों का भी हमारे जीवन जी। में जैसे हवा का बहुत महत्व है, वैसे ही ये गैसें हवा का ही भी रूप हैं। जैसे कि अभी तुमने जैसे कार्बन जी। डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की बात की, तो ये गैस है, हवा का एक स्वरूप है, जो हमें जीवन देती है। पौधे हों, जीव-जंतु हों, पशु-पक्षी हों, सृष्टि में जो कुछ भी है, उनका हवा साथ देती है। और हम कह सकते हैं ना कि इनके बिना जी। तो हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। एक बार हम जल के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना तो शायद कुछ घंटे के बाद ही हमारा जीना दूभर हो जाता है। जी। और हवा का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन ये हमें महसूस हो जाती है। हुँ। और इसका जो सभी दिशाओं में हमने कहा ही था कि प्रभाव पड़ता रहता है और कहीं पर ज़्यादा पड़ता है और कहीं पर कम पड़ता है। सदियों से जब से सृष्टि का सृजन हुआ है, हवा बहती चली आ रही है और अपनी एक निरंतर उसकी एक गति है, उस तरह से वो चली आ रही है। गति तो है। पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, जल स्रोतों में सभी जगह वायु है। लेकिन सब जगह इसकी जो गति है वो अपने अलग-अलग जी। अंदाज में है। कहीं बहुत तेज़ है, कहीं कम है, और कभी जब ये उग्र रूप लेती है तो हम घबरा भी जाते हैं। जी। वहीं पर जो ये जैसे कहा ना कि आकाश, अंतरिक्ष, जल स्रोत सब जगह हैं, लेकिन उसमें वहाँ के हिसाब से इसका अंतर भी है। कहीं गर्म है, तो जैसे कि हमने गति की बात जी। की, कहीं ज़्यादा, कभी मंद, कहीं बहुत ही मंद है, अति मंद है। वहीं पर कहीं गर्म है तो कहीं ठंडी है, और कहीं हड्डी कँपा देती जी, है ना? बिल्कुल। बहुत एकदम ठंडी हवा चलती है तो एकदम ऐसा ही लगता है। और हुँ। जब हवा और ये जो पवन की बात कह रहे हैं, तो जब ये जो ठहरी हुई हवा होती है, हुँ। एयर होती है, तो उसको हवा कहते हैं। और जबकि उसमें गति मान लिए हुए चलती है तो उसको पवन कहते हैं, जिसे हम लोग विंड के नाम से जानते हैं। और पवन के भी कई प्रकार होते हैं, बिल्कुल। स्थायी पवन, मौसमी पवन, दैनिक पवन, इस तरह की पवनें होती हैं। और वहीं पर स्थायी पवन की बात करें तो इसके एक प्रकार है पछुआ पवन। हुँ। और इसके बारे में आप पछुआ पवन बताइए? जो है वो पश्चिम दिशा से चलती जी। है, और ये व्यापारिक पवनों के विपरीत दिशा में पश्चिम से पूरब की दिशा में चलती है। और पछुआ पवन जो होती है उसका सबसे अच्छा विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल जो है वो अधिक मात्रा में होता है, और इस वजह से पछुआ जो है पवन तेज और निश्चित दिशा में बहती है। जी। लेकिन गीतों की अगर हम बात करें तो पूर्वाई पे बहुत सारे गीत होते जी। हैं जो पूरब से चलती हैं और पछुआ पे कम होते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब जब पछुआ चलती है तो बहुत दर्द होता है। लेकिन दर्द की बात करने से पहले बेहतर है हम कि हमें कुछ गीत सुन लें, है सुन ना? लेते हैं। जी।
तो भी बहुत प्यारा गीत, लेकिन हमारी कुछ सखियां जो हैं वो लिखकर भेज रही हैं कि रामधारी सिंह जी। सिंह दिनकर जी की जो हमने कविताएं याद की, बहुत वीर रस की बातें की, लेकिन बच्चों की जो उन्होंने अच्छा। कविताएं लिखी है उसके बारे में हमारे श्रोताओं ने याद किया है जी। कि हट कर बैठा चांद एक दिन, वो वाली कविता अरे भी वाह, उन्होंने क्या याद बात है। की, बड़ा अच्छा लगा। जी। ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने बच्चों के बारे में भी बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। वहीं हम अपने सखियों को बता दें कि पवन की जब बात आ रही है तो कू ऐप एक है जी। जो कि ट्विटर की तरह हम एक हमारा एक स्थानीय है कह सकते हैं, या वोकल फॉर लोकल की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर करते हैं, और हमारे देश का ये ऐप है जिसका नाम है कू, KOO वैसे तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश के होनहार नौजवान ने बनाया है इस ऐप को। इसमें हम अपनी बातें शेयर करते हैं, और इसमें एक बात और है कि जी। हमारे देश की सारी भाषाओं में है, ये बहुत अच्छी बात हाँ, है। बल्कि यूं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, इसमें अंग्रेजी में नहीं आप बात करते, बल्कि हिंदी में। हिंदी और हमारे देश की अन्य कई जी। भाषाओं में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि विविध भारती भी इस पर अपनी कुछ बातें देते हैं। तो हमारे जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी जानकारी आप कू ऐप से ले सकते हैं। कू ऐप का हैंडल है @VBS मुंबई। तो इसके लिए आपको कू ऐप डाउनलोड करना होगा। उसमें प्यारी सी चिड़िया बनी हुई है। तो हाँ जी। जब पवन की बात आई तो हमें याद आ गया, तो हमने कहा अपनी सखियों और अपने दोस्तों को बता दें। जी, बहुत तो अच्छी कू ऐप बहुत पर भी अच्छा आप है। अपने जो है बातें और अपने विचार हमसे जरूर साझा कीजिए, और विविध भारती के कार्यक्रमों की जानकारी भी लीजिए। और अब जब पवन आ रही है पुरवाई से, तो कुछ उसका भी जिक्र कर जी, लेते हैं। बिल्कुल, हमारे सखियों के पास भी हमारे माध्यम से पवन पहुँच रही होगी। बिल्कुल, पुरवाई पवन का जिक्र अक्सर हमने सुना है, जैसा हमने कहा कि गानों में। और इन्हें व्यापारिक पवन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नाव चलती हैं बड़ी-बड़ी जिनमें पाल लगता है, तो उनकी दिशा जो है कुछ जी। इसी तरह से निर्धारित की जाती है। प्राचीन काल की बात करें तो व्यापारियों को इससे ज़ाहिर है बहुत लाभ होता था, क्योंकि दिशा में जिस जी। दिशा में हवा चलती है, जिस दिशा से चलती है, उसी के अनुरूप नाव चलती थी। पहले ऐसी मशीनें नहीं थी, तो जब ऐसी वायु चलती थी तो उनके पाल युक्त पानी के जहाज को चलाने में काफी मदद मिलती थी, इसलिए इसे व्यापारिक हवा भी कहा गया। जी, और उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु में पुरवाई चलने से गर्मी से राहत मिल जाती है। बिल्कुल। हवा, पवन, वायु, बयार, ये सारे शब्द ही भर नहीं है, ये किसी भी रूप में चले मन को प्रफुल्लित कर ही देते हैं। और वर्षा ऋतु में बूंदों के संग जब बहती हवा तन मन में जो आती है वो शीतलता दे जाती है, और मिट्टी के सोंधी सुगंध भी वो अपने संग पूरे वातावरण में घोल देती है। इतनी प्यारी हवा होती है, इतनी शीतल। बिल्कुल, ये तो शरीर में बाद में जी। एहसास देती है, लेकिन जब हमारे यानी कि सूंघने की जो शक्ति है जब जी। नाक तक पहुंचती है, तभी उसकी सौंधी खुशबू जो जी। है रोमांचित करती है। जनमानस से लेकर पशु पक्षी सभी झूम उठते हैं इस पवन के बाद। और हवा तो हर जगह है, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं जब वो पेड़ों के पत्तों के बीच से आती है, और जब सरसराती है तो पत्तों का हिलना, उसका सरसराहट, तो हम सब देखते हैं कि हवा कितनी तेज चल रही है, इसी से हमें एहसास होता है। और वैसे भी अक्सर हम देखते हैं तो कहते हैं अरे अपने को तो एहसास हो नहीं रहा है पवन का, लेकिन हम अक्सर देखते हैं और कहते हैं एक भी पत्ती नहीं हिल रही है जी। पेड़ की, है ना। तो जी। इसी से जब कहा गया है कि लेकिन जब सुबह की जो हवा होती है हम अक्सर कहते हैं बहुत शुद्ध होती है, अक्सर क्या होती ही है होती शुद्ध, ही है शुद्ध। क्योंकि उस समय जो है हम पूरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है। तो जितना ज्यादा हम उस हवा को अपने अंदर ले लें, हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे। जी, और वहीं बाद में हवा प्रदूषण युक्त होने लग जाती है, जिसकी वजह से, और उसका कारण भी है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी गाड़ी खराब है, उससे धुआं निकल रहा है, या कारखानों से जो निकलती है धुएं की चिमनी के द्वारा निकलती, उन सब के वजहों से ही हवा हमारी दूषित हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि ये वैसे तो हमें शुद्ध रूप में ही मिली है, लेकिन दूषित कैसे हुई है वो हमारे द्वारा ही हुई है। बिल्कुल। तो हमें इसका ध्यान रखना है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना है। और वैसे भी हम जो प्रातः काल की हवा की बात कर रहे हैं जी। वो शायद इसीलिए शुद्ध रहती है क्योंकि उस समय तक आवागमन जो है वाहनों का वो जी। कम रहता है, इसलिए भी हवा शुद्ध रहती है। हवा के ऊपर कितने ही कवियों, शायरों ने, गीतकारों ने सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, रचनाएं की हैं, और लेखक जो हैं जाहिर है कि उनसे उन्मुक्त होकर अपनी कलम से इन सभी को कल्पना, सच्चाई को वर्तमान में अपनी रचना के माध्यम से संदेश दिए जाते हैं। कोई कहता है कि उगते सूरज की रंगोली को देखिए, इन परिंदों की उस टोली को देखिए, फूल पत्तों की हमजोली को देखिए, ये सुबह की हवा है, ये सुबह की हवा है। जी, और हवा तो ऐसी होती कि कहाँ से आती, कब आती है, आसपास वो रहती है लेकिन दिख नहीं पाती है। उसके चलने से वृक्ष लताएं, जैसे हमने कहा, झूम उठते हैं और उन्हें छू कर वो ना जाने कहाँ चली जाती हैं। और
पेड़ों की शाखों पर जो बैठे जो पंछी होते हैं, रेणु जी, वो पंख फैलाकर आकाश की ओर उड़ते हुए चले जाते हैं और उनका जो हवा से बातें करना, ये सब देख करके बिल्कुल मन खुशी से भर उठता है। ऐसा लगता है कि काश हमारे पास भी पंख होते और हम भी हवा से बातें करते। तो चलिए सुनते हैं गीत। मस्त पवन डोले रे
सूरज निकला चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, आसमान में छाई लाली, हवा बही सुख देने वाली। जी, बचपन से ये कविता हम सुनकर बड़े हुए हैं और बड़ी अच्छी लगती है। वहीं जी। पंडित केदारनाथ अग्रवाल जी की भी एक कविता है, बसंती हवा की कुछ पंक्तियां। जी। हवा हूँ मैं हवा, हवा हूँ मैं हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बहुत खूबसूरत कविता लिखी इन्होंने। और इन्हीं की एक और कविता है, हम्म, चढ़ी पेड़ महुआ, थपा थप मचाया, गिरी धम से फिर, चढ़ी आम ऊपर, क्या बात। उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। और रेणु जी इस कविता के बारे में आगे। भाई ये है जी, कि बड़ा खूबसूरत वर्णन तो किया है आपने, केदारनाथ जी ने। वहीं जैसे कि इसमें मतलब जिस ढंग से उन्होंने वर्णन किया है, बिल्कुल लगता है चित्र सामने आ गया कि महुए के पेड़ की डालियां बहुत सख्त होती हैं। जो हमारे ग्रामीण जी, क्षेत्र के हमारे भाई बंधु हैं जरूर जानते होंगे। वहाँ हवा पेड़ पर इधर उधर कूद रही है, फांद रही है, किंतु कुछ उसे मिल नहीं पाता है ना। जी, क्योंकि फिर वो जाहिर है कि फिर नीचे धम से गिर जाती है और फिर वो आम के पेड़ पर चढ़ जाती है। अब आम का पेड़ जो है थोड़ा सा महुए से नरम पेड़ है, जी। लेकिन तभी उसे कोई पुकारता है और वो आम के पेड़ को छोड़कर खेतों में चली जाती क्या है। तो जी, ये जो है ना, चढ़ी चढ़ी पेड़ महुआ, थपा थप मचाया, तो ये इस कविता में इतना जी। सुंदर भाव कवि ने दिया है कि क्या बात है। बिल्कुल गाँव के करीब पहुँच जाते हैं हम लोग, खेतों के करीब पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। और वैसे ही रेणु जी हवा पवन की चंचलता यहाँ देखने को मिलती है। और जब हम हवा के झोंकों से रूबरू होते हैं, हम्म, हम सभी का मन चंचल हो जाता है, मन करता है खुले आसमान के नीचे आ जाएं, या बाग में फूलों के बीच, या खेतों में लहलहाती फसलों के बीच उस हवा को महसूस करें और उसे अपनी सांसों में भर लें। भर लें और भरें क्यों ना, क्योंकि बचपन से जो हम कविता की बात कर रहे हैं, एक बार फिर सोहनलाल द्विवेदी जी की ये कविता याद आती है। उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। जी, यहाँ पर भी हवा की बात आती है। जी। नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। ये तो बहुत सुंदर-सुंदर कविताएँ, सब बचपन की याद दिला दी इन हमें कविताओं ने। जाहिर है ये जी, हवा ऐसी चीज ही है कि हमें एक बार फिर से बचपन में ले जाती है, उड़ाती है, पंख लगा देती जी, है और लगता है कहाँ से कहाँ पहुंच पहुंच जाए। और जब कहीं से कहीं पहुंचने की बात आती है तो जाहिर है हम बचपन में भाग जाते हैं। जी। और चलिए फिर हम तो गीत की तरफ चलते हैं अभी फिलहाल। बिल्कुल।
लहरें झूला झुलाएं, लहरें झूला झुलाएं, मेरे लिए गीत गाएं। ओ रुक जा पनघट पे, मैं हूँ गोरी, रुक जा ए हवा, थम जा ए बहार, रुक जा जा ए हवा, थम जा ए देख जरा सा तू मुझे छू के, पग बजते हैं बिन घुंघरू के, जो तेरी ताल में है, जो तेरी ताल में है, वही मेरी चाल में है। ओ रुक जा मैं हिरनिया, मैं चकोरी, रुक जा ए हवा, थम जा ए बहार, उड़ के पवन के रंग चलूंगी, मैं भी तिहारे संग चलूंगी, रुक जा ए हवा, थम जा ए बहार, रुक जा ए हवा, थम जा ए अक्सर मेघों के संग इठलाती बल खाती नाचती गाती बयार चल पड़ती है, गांव गांव गलियों के पास से गुजरती है, और लोग लोग क्या, हम सब उस एहसास से बंधे हुए बाहर निकल आते हैं। हवा मन को प्रसन्नता से भर देती है, हमारा रोम 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 पुलकित हो उठता है। बशीर बद्र जी कहते हैं, नहीं है मेरे मुकद्दर में रोशनी न सही, नहीं है मेरे मुकद्दर में रोशनी न सही, ये खिड़की खोलो जरा, ये खिड़की खोलो जरा, सुबह की हवा ही लगे। क्या बात है। और इसी तरह रेनू जी, बिस्मिल सईद जी का एक शेर है, खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर, खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर, मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। क्या बात है, वाकई खुशबू को अगर फैलना है तो जी। हवा से तो दोस्ती करनी पड़ेगी। तो हवा से बातें करने का मन न जाने कैसी कैसी कल्पनाएं करने लगता है। जाहिर है खुशबू भी उसी के बहाने तैरती है हवाओं में हमारे आसपास। कोई इंतजार करता है तो कोई हवा से बात पूछता है, पता पूछता है, और कोई हवाओं से बातें भी करने लगता है, और कोई हवा के साथ साथ चलने के लिए बेकरार रहता है हर वक्त। बिल्कुल, और हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास की हवा को हमें कैसे अच्छा बनाना है, शुद्ध रखना है, तो उसके लिए हमें सोचना होगा, और हमें इसके लिए बहुत सारे वृक्षों को लगाना होगा, और बहुत से ऐसे पेड़ लगाएं जो शुद्ध हवा दें, और जिससे बहुत ऐसे हमें पेड़ हैं जो ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं। तो हवा को हम दूसरे रूप में भी और तरह से भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अक्सर हम बातें करते हैं कि ज्यादा हवा में मत उड़ो। तो बहुत सारी जो जीवन से जुड़ी बातें हैं, वहीं पर हम कहते हैं ना कि कैसी हवा चली है आजकल, कुछ अच्छा नहीं लगता। वहीं कहते हैं कि पुरवैया जब चलती है तो जोड़ जोड़ में दर्द होता है, यानी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। तो कुछ ऐसी ही बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हवा के संग संग लोग बदलते जा रहे हैं, या यूं कहते हैं कि आजकल की हवा बड़ी बिगड़ी हुई है, तो कुछ ऐसा ना करें। कुछ लोग कहते हैं ये हवा कौन फैला रहा है।
और वहीं सामाजिक स्तर में और भी कई कई अर्थों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सामाजिक स्तर की जब बात आती है तो हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि उनकी 2 पंक्ति हम शेयर करें। आपकी बात का हो हमेशा विश्वास, आपकी बात का हो हमेशा विश्वास, ऐसी रखना हमसे हमेशा आस, जब बन जाए हवा आपकी बात, जब बन जाए हवा आपकी बात, फिर न खोना किसी का विश्वास। क्या बात है, तो बहुत हमारे सुंदर। साथी तुरंत इससे जुड़ जाते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। वहीं पर कोई कह रहा है कि विविध भारती भी एक प्रकार का जी। शीतल पवन है जो हमें शीतलता महसूस कराती है। जी, हमारे तो सभी श्रोता कितने ध्यान से प्रोग्राम सुन रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं जी। और अपनी बातें बता रहे हैं, और जो हम लोगों ने बचपन की बहुत सारी कविताएं जो अभी बात की, हमारे सभी श्रोताओं को बहुत अच्छी लग रही है। तो जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने लिखकर भेजी और भेज रहे हैं। लेकिन हम एक बार फिर याद दिला दें कि कू ऐप के माध्यम से आप जरूर जुड़ें और विविध भारती के कार्यक्रमों के जो विवरण है वो देखें, और अपने जो कमेंट्स हैं, जो संदेश है, वो उसके माध्यम से जरूर लिखकर भेजें। लेकिन आज कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अब लेते हैं विदा। और तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।